Hello everyone, I welcome you all in the sixth lecture of irrigation engineering. पिछले लेक्चर्स में हमने फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन को कंप्लीट कर दिया है. आई होप आपने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा. चलिए तो शुरू करते हैं. तो चलिए वापस एक बार वापस आते हैं, थोड़ा उसमें समझाना है आपको. पिछले चाहे जो मर्जी मेथड हो, चेक मेथड हो या फिर आपका यहाँ पर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड हो, उसमें हम क्या कर रहे थे, पूरे के पूरे एरिया जिसमें हमारा क्रॉप उगानी है उसको पानी सप्लाई कर रहे थे. ऐसे ही कर रहे थे, पूरे के पूरे एरिया में पानी सप्लाई कर रहे थे. ठीक है ना. तो ये आपका प्लॉट था, पूरे प्लॉट में यहां पे हम पानी को सप्लाई कर रहे थे. अब देखिए, अब जो फरो मेथड ऑफ इरिगेशन है इसमें हम पूरे के पूरे एरिया को पानी सप्लाई नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से, आप पहले यहां पर सेक्शन को देखिए. आई वॉन्ट यू टू सी दिस सेक्शन. ठीक है ना. सिर्फ इसको आप देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं. चलिए, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ध्यान से कि आपका जो प्लॉट है वो यहां से लेकर यहां तक है. ठीक है, ये कंप्लीट आपका प्लॉट की यहां पर लेंथ मान लो, विड्थ मान लो, जो भी है. ठीक है ना, ये चीज है. इसमें आप देख सकते हैं हमने यहां पर क्या कर रखा है, हमने यहां पर फरोज बना रखी हैं. हमने क्या कर रखा है, हमने इस तरीके से यहां पर फरोज बना रखी हैं. सर फरोज क्या होती है? फरोज कुछ नहीं है भैया, हमने यहाँ पे क्या कर रखी है, जमीन खोद रखी है और यहाँ पे चैनल्स बना दिए हैं ताकि इसमें हम पानी को सप्लाई कर सके. इसमें हम पानी को सप्लाई कर सके. तो इसमें फर्स्ट चीज तो आपको समझ आ गई है कि पूरे के पूरे एरिया पे पानी सप्लाई नहीं हो रहा है. वी आर जस्ट सप्लाइंग वाटर इन द फरोज. तो ये आपका, अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं, दिस इज द टॉप व्यू. तो आप यहां पे देख सकते हैं ये आपका सप्लाई चैनल है, मेन चैनल जो होता है. इस चैनल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, फरोज में पानी यहां पर सप्लाई कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, फरोज में पानी सप्लाई कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. यहां पर ये जो मेथड है आपका जनरली तब यूज किया जाता है जब हमें यहां पर वो क्रॉप उगानी हो जो आपकी रोज में उग जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं बात करूं पोटैटोज की, या फिर मैं बात करूं मेज की, मेज या फिर पोटैटो या फिर कॉटन, इस तरह की जो आपकी क्रॉप्स हैं जो आपकी यहां पे रो में उग जाती हैं, उनके लिए हम यहां पे इसको यूज करते हैं. फर्स्ट बात समझ आ गई. नेक्स्ट चीज, इसका एक फायदा है, ये मेथड का एक फायदा है ओवर फ्लडिंग मेथड. अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, वो ये है कि आपका फरो मेथड में, एक मिनट, फरो वर्सेस फ्लडिंग मेथड. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहां पर फरो मेथड में एक फायदा है. फायदा ये है कि यहां पर आपका इवेपोरेशन लॉसेस जो होते हैं वो आपके काफी कम होते हैं. यहां पर क्या होते हैं, इवेपोरेशन लॉसेस कम होते हैं. ऐसा क्यों होता है, जरा समझिए इस बात को. इसका आंसर आप ही देंगे मुझे. मैं नीचे ले आया हूं बिकॉज ऊपर होच पोच होगी तो आपको ज्यादा क्लियर समझ नहीं आएगा. यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके सूरज चाचा हैं, दिस इज सन. ठीक है, सन से यहां पे किरणें आ रही हैं, सनरेज आ रही हैं. क्लियर होगी बात. यहां पर मेरे पास इस तरीके से एक बड़ा सा पतीला है, एक बड़ा सा पतीला है. ठीक है, इसके अंदर यहां पर मान लीजिए 1 मीटर क्यूब पानी है. कितना है, 1 मीटर क्यूब पानी है. नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो है मेरे पास यहां पर इस तरीके से दूसरा पतीला है जिसका टॉप का एरिया जो है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू माय ए पतीला. दिस इज बी पतीला, दिस इज ए पतीला. ठीक है ना. तो आपका बी पतीला का जो टॉप का एरिया है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू ए. तो यहां पर इसके अंदर भी 1 मीटर क्यूब पानी है.
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया दोनों में से किस में इवेपोरेशन लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो आपको पता है कि आपका यहां पे इवेपोरेशन लॉसेस पतीला नंबर ए से ज़्यादा होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज यहां पर इसका सरफेस एरिया जो है वो आपका ज़्यादा है। मोर द सरफेस एरिया, ये जो आपका एरिया है ये ज़्यादा है। मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द वाटर इवेपोरेशन। आई होप समझ आ गई होगी बात, क्लियर है। ऐसा अपने घर में भी अप्लाई करके देख लेना, आपको सब बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि जितना ज़्यादा एरिया एक्सपोज होगा, जितना ज़्यादा एरिया एक्सपोज होगा उतना ज़्यादा आपका यहां पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। अब आते हैं वापस, जब मैं आपका फ्लडिंग मेथड की बात कर रहा था वहां पे फरोज वगैरह नहीं डेवलप हो रही थी, उसमें हम पूरे के पूरे एरिया को, जब मैं फ्लडिंग मेथड की, मान लो यहां पे फ्लडिंग की बात कर रहा हूं, तो हम पूरे के पूरे एरिया को यहां पे हम क्या कर रहे थे, पानी सप्लाई कर रहे थे। लेकिन फरो में क्या हो रहा है, फरो में पानी सिर्फ और सिर्फ फरोज में ही सप्लाई हो रहा है। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में पानी सप्लाई हो रहा है। बस मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, इतने मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। इसमें भी आ रहा है पानी, इसमें भी आ रहा है पानी, तो सिर्फ इतने एरिया में पानी सप्लाई हो रहा है। तो यहां पर सरफेस एरिया कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जो एक्सपोज सरफेस एरिया है जहां से इवेपोरेशन हो सकता है वो कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यहां पर इवेपोरेशन यहां से होगा, यहां से होगा, यहां से होगा, यहां से होगा, यहां से होगा और यहां से होगा। क्लियर है? तो यहां पर आपके इवेपोरेशन लॉसेस कम हो जाते हैं। इतनी बात तो मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। तो ये बात यहां पर लिखी भी हुई है, इन फरो मेथड ओनली अ पार्ट ऑफ लैंड वेरिंग फ्रॉम 1/2 to 1/5 is wetted which results in reducing the evaporation losses। यहां पर ये जो वैल्यू है ना 1/2 to 1/5, इसको जरा अलग से लिख लेना नोटबुक में, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ये वैल्यू जनरली पूछी जाती है। तो यहां पे इसको इस तरीके से पूछा जाएगा कि यहां पर अगर परसेंटेज के टर्म में बात करूं तो यहां पर आपका 20% to 50% ऑफ द एरिया जो होगा उसमें हम फरोज बनाते हैं। समझ आ गई? मान लो प्लॉट का एरिया जो है वो आपका 10⁴ मीटर स्क्वायर है, या फिर 100 से लेके चल लेते हैं, ज्यादा आसानी होगा बताने के लिए। मान लो 100 मीटर स्क्वायर मान लो आपका प्लॉट का एरिया है, तो यहां पर हम क्या होगा 20 मीटर स्क्वायर से 50 मीटर स्क्वायर के अंदर अंदर हम क्या करते हैं, फरोज का यहां पे डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है? 1/2 to 1/5 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए, तो यहां पर अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है? इन फरो मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड to the land to be irrigated by a series of long field channels called furrows which are dug in the land at regular intervals। यहाँ पर जो आपको मैंने हिंदी में समझाया वही चीज़ वहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है कि लॉन्ग चैनल्स हैं जिसको हमने खोदा है, उसमें हम पानी सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर आती है दैट इज टाइप्स ऑफ फरोज। अच्छा, यहां पर कई बच्चे का डाउट आ जाता है कईयों के दिमाग में कि सर यहां पे हमने तो पानी यहां पे अप्लाई किया ना फरोज में, तो प्लांट्स को कैसे मिला पानी? अरे भाई साहब, यहां पे क्या होता है, पानी का लेटरल मूवमेंट होता है इस तरीके से। ठीक है ना? पानी का लेटरल मूवमेंट होता है, तो यहां पे लेटरल मूवमेंट की वजह से आपके प्लांट्स की रूट्स में पानी सप्लाई हो जाता है इस तरीके से। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ फरोज। टाइप्स ऑफ फरोज में यहां पे हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज स्ट्रेट फरोज, नेक्स्ट इज कंटूर फरोज। यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। यहां पे देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं स्ट्रेट फरोज की, दीज आर फरोज विच आर अलाइंड अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस and are laid along the slope of the land. These furrows are best
suited where land slope does not exceed 0.75%. समझिए इस बात को। स्ट्रेट फरोज, जैसा कि यहां पे नाम बता रहा है कि ये जो फरोज होंगे बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। ये जो अभी मैंने बना रखा है ना टॉप व्यू, दीज आर ऑफ द स्ट्रेट फरोज। ये हम तभी यूज करेंगे जब आपकी स्लोप बहुत कम होगी। अगर स्लोप आपकी ज़्यादा है तो वहां पे स्ट्रेट फरोज यूज नहीं होगा, वहां पे आपका कंटूर फरोज यूज होगा। ऐसा क्यों, आपको मैं यहां पे समझा रहा हूं। ये चीज आपको बॉर्डर मेथड में आपको मैंने बताई थी, याद होगा, कर्व्ड वाला, याद है मैंने आपको बताया था स्ट्रेट बॉर्डर, सॉरी स्ट्रेट स्ट्रिप एंड कर्व्ड स्ट्रिप। वो चीज आप यहां से रिलेट करेंगे। यहां देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये मेरे पास इस तरीके से एक हिल है, ठीक है। हिल है तो यहां पे क्या होगा, यहां पर आपकी स्लोप जो होगी वो आपकी काफी ज्यादा है, आपको दिख रही है, ठीक है। स्लोप ज्यादा होगी तो अगर मैं पानी इस तरीके से सप्लाई कर दे रहा हूं तो यहां पर पानी की वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वो आपकी काफी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज स्लोप ज्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी आपकी तो यहाँ पे इरोजन जो होगा वो आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट चीज एक और है कि आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आपका मोस्ट ऑफ द वाटर जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका एंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी दिक्कत आ जाएगी, मोस्ट ऑफ द वाटर क्या होगा, एंड तक पहुंच जाएगा। अगर फरोज इस डायरेक्शन में आपको लगाता हूं तो, इतनी बात समझ आ गई ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर आपकी स्ट्रेट फरोज की जगह हम यहां पर बनाते हैं अपनी कंटूर फरोज, इस तरीके से। कंटूर आपको मैंने बता दिया था पहले लेक्चर में आपको, इसलिए मैंने आपको ढंग से पढ़ाया था क्योंकि ये सब वर्ड्स हमारे यहां पे बार बार यूज में आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपकी यहां पे हम कंटूर फरोज बनाते हैं। तो यहां पर आपको नोट करने वाली बात यह है कि यहां पर कंटूर फरोज जो हैं दे आर लेड अक्रॉस द स्लोप। समझ आ रही है, इसको मैं दूसरे मार्कर से कर देता हूं, अरे हो जाएगा, दे आर लेड अक्रॉस द स्लोप। और यहां पर जो आपकी स्ट्रेट वाली जो हैं दे आर लेड अलोंग द स्लोप ऑफ द लैंड। तो ये आपकी यहां पर क्या है, यहां पे स्लोप बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जहां पे स्लोप बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पर आप अलोंग द स्लोप नहीं करेंगे, यू विल प्रोवाइड कंटूर्स अक्रॉस द स्लोप, यू विल प्रोवाइड द कंटूर्स अक्रॉस द स्लोप, कंटूर फरोज, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे बात करने वाले हैं हमारे फरो की डिजाइनिंग से। तो अगर आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं एई एग्जामिनेशन की, जेई की या फिर ईएससी की, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट के लिए अब ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। गेट में इस तरीके से फैक्चुअल डाटा जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको मैं पूरा बता दे रहा हूं तो ताकि आप जिस मर्जी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं वो आपका सारा कवर हो जाए, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे फरोज की डिजाइनिंग की। तो सबसे पहला यहां पे हम बात करने वाले हैं शेप एंड साइज के बारे में। शेप एंड साइज ऑफ फरोज के बारे में बात कर रहे हैं। शेप की बात करूं तो फरोज यहां पे आप यू शेप के बना सकते हैं, वी शेप के बना सकते हैं, पैराबोलिक बना सकते हैं, ट्रेपेजोइडल बना सकते हैं। यू शेप, वी शेप, ट्रेपेजोइडल, पैराबोलिक, पैराबोलिक शेप का बना सकते हैं, किस तरीके का भी आप यहां पर बना सकते, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर इस तरीके की ये आपके शेप्स हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात आती है ईएससी वालों, अब जो मैं बात बोलने वाला हूं जरा ढंग से सुन लो।
अब हम बात करने वाले हैं साइज ऑफ फरोज के बारे में। देखिए, अगर आपकी यहां पे परमेबिलिटी, ये क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन से बन सकता है, जरा देखेंगे। अगर आपकी सोइल की परमेबिलिटी जो है वो आपकी यहां पर कम है, परमेबिलिटी क्या बताया था आपको मैंने, कितनी आसानी से पानी जमीन के अंदर चला जाता है। तो अगर सोइल की परमेबिलिटी आपकी यहां पर कम है, के यहां पे रिप्रेजेंट करता है परमेबिलिटी को, के इज अ सिंबल ऑफ परमेबिलिटी, ऐसे लिख देता हूं। अगर परमेबिलिटी यहां पर कम है तो वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं वाइड एंड शैलो फरोज। अब भाई साहब इसका रीजन जानिए, ऐसा क्यों, और दूसरे भी यहां पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। अगर परमेबिलिटी आपकी ज्यादा है तो यहां पर हम प्रोवाइड करेंगे नैरो एंड डीप फरोज। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, इसके रीजन जानना इंपॉर्टेंट है कि यहां पे वाइड और यहां पे नैरो क्यों प्रोवाइड करते हैं। देखिए, अगर यहां पर परमेबिलिटी कम है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका यहां पे सोयल है, अगर इस सोयल की परमेबिलिटी कम है तो यहां पर पानी बहुत ही कम अंदर जाएगा। इतनी बात तो समझ आ गई। परमेबिलिटी कम तो यहां पे क्या होगा, इनफिल्टरेशन क्या होगा, यहां पर कम होगा। वहीं अगर यहां पर आपकी सोयल की, दूसरा केस लिख दे रहा हूं, वहीं अगर, चलो दूसरा यहां बना देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। वहीं अगर ये सोयल की परमेबिलिटी जो है वो आपकी ज्यादा है तो यहां पर क्या होगा, इनफिल्टरेशन बहुत ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी उतना ज्यादा इनफिल्ट्रेशन होगा। तो इनफिल्ट्रेशन होगा तो यहां पे प्रॉब्लम किसकी आ जाएगी, यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी डीप परकोलेशन की। यहां पे प्रॉब्लम किसकी आ जाएगी, डीप परकोलेशन की, यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। यहां पर आपकी प्रॉब्लम आ रही थी कि इनफिल्ट्रेशन बहुत कम हो रहा था, पानी आपका बहुत ही कम जा रहा जमीन के अंदर, यहां पे बहुत ज्यादा जा रहा था, यहां पे डीप परकोलेशन हो गया प्रॉब्लम। अब देखिए, अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर आपकी यहां पर साइज और शेप यहां पर डिसाइड होगा। जरा देखेंगे इस बात को, एक मिनट, मेरे को यहां पे पेज ऐड करना पड़ेगा, मैं इसके बाद ही ऐड कर देता हूं। इंसर्ट पेज। अब देखिए, तो मैंने यहां पे लिखा कि अगर परमेबिलिटी कम है तो वहां पे हम यूज करेंगे वाइड एंड शैलो फरोज। तो ये तो आपको अब लॉजिकल सेंस बनता है, जरा देखेंगे। अगर यहां पर परमेबिलिटी कम है तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, चलिए, अगर परमेबिलिटी कम है तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे वाइड चैनल्स बना रहा हूं ताकि आपका यहां 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 से आपका यहां पे इन्फिल्ट्रेशन हो जाए। तो जितना ज़्यादा आपका एरिया यहाँ पे अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा एरिया से आपका इन्फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए हम यहाँ पे वाइड का यूज़ करते हैं। वहीं अगर मैं यहाँ पर, इसका अपोजिट उसका है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हमें यहाँ पे कम चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नैरो का यूज़ कर लेंगे, एरिया जो होगा उसका कम प्रोवाइड कर देंगे टू अवॉइड एक्सेसिव परकोलेशन को वहाँ पे करने के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डेप्थ की, कि ये जो डेप्थ है ना, कौन सी डेप्थ, ये डेप्थ, दिस डेप्थ, यहां पे हम कितनी प्रोवाइड करेंगे।
तो ये जो डेप्थ होती है ये डिपेंड करती है कि आपकी वेजिटेबल आप कौन सी उगा रहे हैं। तो एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, 75 mm टू 125 mm, ये भी mm में है, ठीक है। ये इतनी डेप्थ प्रोवाइड करते हैं हम वेजिटेबल्स के लिए। वहीं अगर मैं बात करता हूं हमारे बड़े बड़े ऑर्चार्ड्स जो होते हैं वहां पर हम जनरली 200 टू 300 mm वहां पे हम जनरली प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इतनी हम डेप्थ प्रोवाइड कर देते हैं। तो जनरली अगर आपका क्वेश्चन बन जाए कि फरोज की डेप्थ कितनी होती है, तो आप वहां पे कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। इतनी जनरली हम यहां पर क्या करते हैं, डेप्थ को प्रोवाइड कर सकते हैं। कर सकते भी हैं और करते भी हैं, ठीक है, दोनों चीज स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट जो बात आती है डेट इज फरो लेंथ। अब देखिए बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ढंग से देखेंगे। एक मिनट, ये ना इमेज मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं दोबारा। खाली यार इतना ना हो जाए कॉपी, पूरा का पूरा कॉपी करना है। एक मिनट, हाँ अब हो जाएगा कॉपी। अरे हो जा भाई, लेक्चर ख़राब करेगा और कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं दूसरे तरीके से कॉपी कर लेता हूँ। मुझे बस एक मिनट दीजिए, आप इसको एक मिनट के लिए आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा लेक्चर। कॉपी एंड यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। वाह भाई वाह पेस्ट भी हुआ तो क्या हुआ है, पेस्ट इमेज। अरे हो जा यार भाई, वहीं समझाना पड़ेगा, ये मानने को तैयार है नहीं। अरे आ गई आ गई आ गई आ गई। चलिए यहां पर देखिए, ये आपका सप्लाई चैनल है, मेन चैनल जो है, जो मेन पानी कैरी कर रहा है, और ये आपकी फरोज है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करूं, दिस इज द लेंथ ऑफ फरो। हाँ कि ना, ये आपकी लेंथ होगी, होगी, ठीक है। अब ये लेंथ जो हो वो ना ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों, जरा देखिए। अगर लेंथ जो है वो बहुत कम है, मान लो फरो की लेंथ आपने सिर्फ और सिर्फ यहां तक प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, फरो की लेंथ सिर्फ और सिर्फ यहां तक प्रोवाइड कर रखी है आपने, इस पोजीशन तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर अरे भैया पानी तो आपको यहां भी सप्लाई करना है ना, क्यों, हाँ या ना। क्रॉप तो आप यहां पर भी तो उगा रहे हो मेरे भाई, क्रॉप आप यहां पर भी तो उगा रहे हो, तो पानी यहां तक भी सप्लाई करना है। लेकिन आपने फरो की लेंथ सिर्फ इस लाइन तक पहुंचाई, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको इस तरीके से एक और सप्लाई चैनल डेवलप करना पड़ेगा। मैं थोड़ा डार्क कर दूं इसको, इस तरीके से एक और सप्लाई चैनल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से पानी दोबारा सप्लाई करना पड़ेगा। अब इस सप्लाई चैनल से क्या होगा, इन फरोज में पानी आएगा। तो भैया यहां पर आपका काम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया, अगर बहुत छोटी लेंथ प्रोवाइड कर दी तो, ठीक है। फर्स्ट चीज आपका काम बढ़ गया, हाँ या ना, बढ़ गया। क्या यहां पर आपका जो एरिया था जहां पे क्रॉप उग सकती थी,
वो एरिया भी सप्लाई चैनल के काम बनाने में काम आया कि नहीं आया, उसमें अब यूज हो गया। तो एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप वो कम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, क्योंकि आपने यहां पे सप्लाई चैनल बना दिया। चलिए, तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है कि आपकी लेंथ यहां पर छोटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, अगर लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो अगेन क्या प्रॉब्लम होगा, डीप परकोलेशन का, क्योंकि यहां से आप ज्यादा पानी सप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको यहां तक पहुंचाना है पानी, लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो आपका जो स्टार्टिंग का एरिया होगा यहां पे डीप परकोलेशन हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, डीप परकोलेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है कि फरो की लेंथ ना ही ज्यादा होनी चाहिए ना ही यहां पर कम होनी चाहिए। अब ईएससी वालों जरा इस बात को सुन लो बहुत ज्यादा ढंग से। यहां देखो क्वेश्चन बनने वाला है, क्वेश्चन ये है कि फरो की लेंथ कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, फरो की लेंथ हमारी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो नंबर फर्स्ट जो है वो डिपेंड करती है हमारी सोइल की परमेबिलिटी के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है, सोइल की परमेबिलिटी पर, कि सोइल आपकी यहां पे सैंडी सोइल है या फिर आपकी यहां पे क्ले सोइल है। जरा समझो इस बात को, बहुत ज्यादा ध्यान सुनेंगे। अगर आपकी यहां पर क्ले सोइल है तो वहां पर आप लेंथ ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सैंडी सोइल है वहां पर आपकी लेंथ जो होगी वो कम होगी, क्यों, क्योंकि आपका यहां पे डीप परकोलेशन के अगेन यहां पर चांसेस हो जाएंगे। सैंडी सोइल है जो आपका यहां पर देखिए मेन चैनल था, ये यहां से पानी सप्लाई किया, तो यहां से आपने पानी सप्लाई करा, तो आप चाहते हैं यहां तक पहुंचे पानी, तो आप थोड़ा ज्यादा पानी सप्लाई करेंगे, तो आपका जो ऊपर वाला एरिया है जो आपके सप्लाई चैनल के पास है वहां पे आपका पानी जो होगा बहुत ज्यादा डीप में चला जाएगा। तो आपकी जो लेंथ ऑफ फरो है इट विल बी मोर इन क्लेई सोइल इन कंपैरिजन टू योर सैंडी सोइल। नंबर फर्स्ट बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि यहां पर आपने जो स्लोप है, जो फरो की स्लोप है वो आपने कितनी प्रोवाइड करी है। वैसे तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि मिनिमम स्लोप ऑफ जो आपकी फरो है वो कितनी होनी चाहिए। मिनिमम स्लोप जनरली हम 0.05% प्रोवाइड करते हैं। अगेन ये एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब जो बातें बोल रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी की सारी आपके एग्जामिनेशन पूछी गई हैं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में। तो मिनिमम स्लोप जो है वो आपकी 0.05% प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपकी यहां पे फरो लेंथ जो है वो स्लोप पे भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है उसके लिए यहां पे हमारी टेबल है, उसके लिए हमारी यहां पर टेबल है। देखिए इस टेबल में आपको क्या क्या देखना है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। फर्स्ट चीज आपको देखनी है कि यहां पे लिखा है क्ले और यहां पे लिखा है सैंड। अरे यार ये कौन सा सिलेक्ट होगा। फर्स्ट चीज जो आपको देखनी है कि यहां पे लिखा है क्ले, यहां पे लिखा है सैंड। तो यहां पर प्लीज देखिए इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। ये जो आपकी वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज लिखी हैं दीज आर द वैल्यूज ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फरो। ये जो वैल्यूज सारी लिखी हुई हैं दीज आर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फरो, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं फॉर द सेम डेप्थ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ये जो आपको दिख रही है 50 100, यहां पे लिखा है 50 75 100, दीज आर द डेप्थ ऑफ द वाटर अप्लाइड इन mm, नेट डेप्थ ऑफ वाटर एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ द वाटर अप्लाइड 75 एंड 150, 75 एंड 100 जो भी यहां पे है, तो आपको यहां पे दिख रहा है कि आपकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ फरो इन क्लेई सोइल इज मोर देन इन कंपैरिजन टू योर सैंड। फर्स्ट चीज आपको समझ आ गई, क्यों, क्योंकि रीजन आपको मैंने बता दिया है, क्ले की आपकी परमेबिलिटी कम होती है, सोइल की ज्यादा होती है, वहां पे डीप परकोलेशन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट चीज, जैसे जैसे आपकी स्लोप बढ़ रही है अप टू 0.3%, जैसे जैसे आपकी स्लोप बढ़ रही है अप टू 0.3%, प्लीज ध्यान सुन लीजिए इस बात को, क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिल जाएगा कि एज द स्लोप इंक्रीजेस मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फरो इंक्रीजेस, स्टेटमेंट गलत है।
खाली 0.3% तक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी यहां पर क्या हो रहा है, लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, 300, 350, 370, 390। लेकिन अगर 0.3% से आगे की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर आपकी स्लोप बढ़ने से आपकी यहां पे लेंथ डिक्रीज हो रही है। जरा देख सकते हैं, 390 से 380 देन 270। तो अगर यह स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाए कि जैसे जैसे आपकी स्लोप बढ़ती है, विद इंक्रीज इन स्लोप मैक्सिमम लेंथ ऑफ फरो इंक्रीजेस, अगर ये स्टेटमेंट लिखी हो तो भाई साहब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि आपकी 0.3 से 0.5% भी इंक्रीज हुई है स्लोप, लेकिन मैक्सिमम लेंथ क्या हुई है, 390 से 380 पहुंच गई है। ठीक है, ये सब चीजें भाई साहब याद रखनी है आपको, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट बन सकती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, आपका यहां पर मैक्सिमम लेंथ एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपने यहां पर कितना पानी अप्लाई किया है। नेट डेप्थ ऑफ वाटर एप्लीकेशन 75 mm अप्लाई किया है तो मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 300। 150 किया है तो मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 400। ये चीज आपको समझ आ गई है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस भाई साहब इसको प्लीज याद रख लेना कि मिनिमम स्लोप जो हम यहां पे जनरली प्रोवाइड करते हैं फरोज को, दैट इज 0.05%। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज पूरी क्लियर होगी। अच्छा, एक चीज और यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम दिया जाता है, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, मैं यहां देख लेता हूं। नहीं, यहां पे इसके मैं नोट्स नहीं लिखा हो, इसको मैं अपने हाथ से लिख देता हूं। वो है मेरा यहां पे कोरुगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन, कोरुगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन। कोरुगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन जो है, इट इज सेम एज डेट ऑफ फरो मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इट इज सेम की जगह मैं सिमिलर लिख देता हूं, सिमिलर टू फरो मेथड। ठीक है, फरो मेथड सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहां पर आपकी जो फरोज होती हैं या फिर कोरुगेशंस जो होती हैं वो आपकी यहां पर 60 to 100 mm डीप होती हैं। वहां कितनी बताई थी, 8 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर के आसपास में बताई थी, मतलब 80 mm से 300 mm की बात करती हमने फरो में, लेकिन यहां पर आपकी बहुत छोटे साइज की होती हैं। कोरुगेशन का मतलब पता है क्या होता है, ये होता है कोरुगेशन का मतलब। ठीक है, यहां पे आपका पेड़ उगेगा, यहां पे आपका इस तरीके से पानी सप्लाई होगा। तो ये जो वेवी एक्शन है ना, इसको कोरुगेशन बोलते हैं। इंग्लिश का वर्ड है, सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज, अच्छा, यहां पर कोरुगेशन मेथड में ना, ये हम आपका जब स्लोप ज्यादा होगा तो वहां पे जनरली इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको याद होगा कंटूर जब हम फरो की बात कर रहे थे, वहां पे हम कह रहे थे कि भैया इट विल बी लेड अक्रॉस द स्लोप। कंटूर जो हम क्या कर रहे थे, अक्रॉस द स्लोप की बात कर रहे थे कि हम, लेकिन कोरुगेशन जो है वो अलोंग द स्लोप भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगर स्लोप ज्यादा हो तो, क्योंकि यहां पे साइज बहुत कम होता है। ठीक है, और स्पेसिंग जो जनरली हम प्रोवाइड करते हैं वो आपकी 400 टू 900 mm के आसपास इतनी हम प्रोवाइड कर देते हैं। ये डाटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है कि कोरुगेशन मेथड यहां पर क्या होता है। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा स्प्रिंकलर, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, स्प्रिंकलर और ज़्यादा तो बचा नहीं है। ठीक है, इस पर चलिए, ठीक है, धन्यवाद।